नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस दैट इज लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स के सिलेबस की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है उसको इस क्लास के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जो आपके कंफ्यूजन है या मैक्सिमम जहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एकेडमिक में, आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्जाम होने वाला होगा उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका एक ब्रीफिंग या एक तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत की जाए आप लोगों के सामने। और एक जो अच्छा मार्क होता है जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो क्राइटेरिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कि हाई परसेंटेज नहीं बनता और ये सब जो बातें सुनने में आती, इन सबको ओवरकम करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से निकले। तो फिर से एक बार हम आप लोगों का स्वागत करते हैं L1 क्लासेस में, और L1 क्लासेस दैट इज लर्निंग फर्स्ट क्लासेस और बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और इस क्लास में जो भी मतलब क्लासेस होंगी, यहाँ पे ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम लिंक, और जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे तो इस लोगो के साथ आपको एक ऐप दिखाई देगा, और उसी ऐप के माध्यम से हम लोग सारी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो भी आपका सबसे पहले सिलेबस है, हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और उस सिलेबस के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपके एकेडमिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर में। और सेम यही सिलेबस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनके यहाँ जो जहाँ पे सेमेस्टर वाला सिस्टम लागू हो गया है, जहाँ पे सेमेस्टर वाइज बाइफरकेशन कर दिया गया है बीएससी का, वहां पर भी देखेंगे तो लगभग सेम सिलेबस है, थोड़े बहुत एडिशन के साथ यही सिलेबस कंटिन्यू है। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे क्लासेस हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हो, और जो सेमेस्टर वाली क्लासेस हैं वो अलग से आपको पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एडिशन है। तो उस एडिशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर वाइज क्लासेस भी कंटिन्यू करने वाले हैं सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए। और सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का कहने का मतलब ये है कि उन यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटी की हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ पे एनईपी लागू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद लगभग सिलेबस सबका सेम हो गया है सभी यूनिवर्सिटीज का, जहाँ जहाँ एनईपी लागू है, और उस एनईपी के सिलेबस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी क्लासेस रहेंगी आपको इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। अभी शुरुआत की कुछ क्लासेस जो भी रहेंगी ये आपको यूट्यूब पर रहेंगी, और उसके बाद बाकी सारी क्लासेस ऐप पर कंटिन्यू होंगी। और ऐप के लिए हम आपको ये बता दिए हैं कि प्ले स्टोर पर जाइए, L1 क्लासेस प्रयागराज को सर्च करिए, उसमें इस लोगों के साथ आपको एक ऐप दिखाई देगा, उस ऐप पे सारी क्लासेस होंगी, या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग अब सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सिलेबस देखेंगे तो जो बीएससी सेकेंड ईयर का 2015 से अनवर्ड जो हमारे पास सिलेबस कंटिन्यू है, उस सिलेबस में यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपका सिलेबस है वो मेनली 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पहली यूनिट है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, दूसरी यूनिट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी यूनिट है एस्टिमेशन थियरी की, और चौथी यूनिट है हाइपोथेसिस की। तो यहाँ पर देखेंगे, और हाइपोथेसिस में आपके पास यहाँ पर जो सिलेबस है वो बेसिक हाइपोथेसिस की चर्चा की गई है, और जो एडवांस हाइपोथेसिस है उसकी चर्चा बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पर जो एडवांस इन्फ्रेंस है वहां पे किया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यूनिट फर्स्ट में लिखा गया है कि रैंडम सैंपल फ्रॉम ए गिवन पीडीएफ और पीएमएफ। बेसिकली ये जो टॉपिक होता है ये आपके एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। जब भी आर या एक्सेल पे आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कुछ डेटा जनरेट करने का ऑप्शन आता है। डेटा जनरेट करने के लिए जब भी आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, हाँ एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपके जो सिलेबस है
इस सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल जितना भी रहेगा, जो भी आपको प्रैक्टिकल रहेगा, वो प्रैक्टिकल आपको इसी ऐप पर, L1 क्लासेस के ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर, दोनों पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल और L1 क्लासेस के ऐप के माध्यम से भी आप लोग जो है सारे प्रैक्टिकल का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो भी प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए कहीं किसी कॉलेज का, किसी अदर कॉलेज का, किसी सेमेस्टर वाइज कॉलेज का, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अदर जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पर कोई सिलेबस छूट जाता है या कोई प्रैक्टिकल छूट जाता है, तो आप हमको इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, और मैसेज करने के जस्ट बाद ही कुछ दिन के अंदर, जितना शीघ्र पॉसिबल होगा, यहाँ पर आपको वो एक क्लास के माध्यम से आपको पूरा प्रैक्टिकल बता दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और पर्सनली अगर जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गए, कोई क्वेश्चन पूछना है, क्या करना है क्या नहीं, तो सैटरडे संडे हम इलाहाबाद में जनरली रहते हैं। जैसे जैसे हमारी ऑफिस से छुट्टी रहती है उस हिसाब से हम आते जाते रहते हैं। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर या MSc PG के लोग भी जो हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो वो लोग यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर के माध्यम से टाइम ले लीजिए, उसके बाद हम लोग जहाँ पे भी जैसा भी सुटेबल रहेगा उस हिसाब से मिल लिया जाएगा, और जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका सिलेबस के साथ प्रैक्टिकल की बातें। तो अब थोड़ा सा हम सिलेबस देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे रैंडम सैंपल फ्रॉम ए गिवन PDF और PMF की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा जनरेट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। और जितनी बार डेटा जनरेट करेंगे कुछ नया जो है उसमें डेटा जनरेट होता है, क्योंकि वो रैंडम तरीके से डेटा जनरेट होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो नॉर्मल 0-1 का, chi-square का, या जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों को कहा जाएगा उसका हमें डेटा जनरेट करना होता है। फिर उस डेटा के माध्यम से हमें जो एनालिसिस कहा गया है, मीन मीडियन मोड या फिर कुछ अदर टाइप की जो भी एनालिसिस कहा गया है, आर स्टैटिक्स का या सिस्टैट का, या जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है आर स्टूडियो का, या कुछ जो डिग्री कॉलेज हैं कहीं कहीं पर जहाँ पे NEP लागू है, वो लोग डायरेक्टली एक्सेल पे ही कराते हैं। तो वो सारे प्रैक्टिकल आप लोगों को बता दिए जाएंगे, चाहे वो RK हो, चाहे वो एक्सेल पे हो, चाहे जहाँ पे हो, उनकी एक डिटेल्ड क्लास, एक रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। और जब अभी हम इसमें सिलेबस में इसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे भी, तो हम इसकी एक संक्षिप्त डिफिनीशन और इससे रिलेटेड जो चीजें, जो टॉपिक्स हमारे यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है इन्फ्रेंस थियरी में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आप लोग BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। BSc फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास x का कोई PDF हमारे पास दिया गया हो, PDF पब्लिक PMF, तो y बराबर f ऑफ x, जो हमारे पास एक फंक्शन होगा x का, इसका PDF या PMF या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज CDF को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसकी भी चर्चा वहां पे फर्स्ट ईयर में की जा चुकी है। लेकिन वहां पर एक क्या होता है कि वहां पे BSc फर्स्ट ईयर में सिलेबस में ये ब्रीफ तरीके से उसमें बताया जाता है कि नॉर्मली x का PDF दे दिया गया या PMF दे दिया गया, फिर उसके बाद या कुछ उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x का दे दिया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि y बराबर एक सिंपल सा कोई फंक्शन लिख दिया गया y का, y बराबर समथिंग fx का, और उसमें ये कहा जाता है कि आप लोग इस जो स्मॉलेस्ट या फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फंक्शन का, उसका PDF या PMF आप निकालिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे और ये देखेंगे हम लोग कि जो वहां पे हमारे पास फर्स्ट ईयर में नियम कानून बताए गए हैं, उन नियम कानूनों का वायलेशन कहाँ पे होता है। और ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ISS का एग्जाम देने जाएंगे या कोई और एग्जाम, बड़ा एग्जाम देने जाएंगे, UPSC मेंस में या UPSC की तैयारी में आप अगर सब्जेक्ट स्टैटिक्स चूज करते हैं, तो उस केस में भी आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सेप्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ साथ एक्सेप्शन भी देखेंगे। और कुछ जो आपको अगर कोई एक्सेप्शन किसी मान लीजिए IIT में, किसी अदर यूनिवर्सिटी में कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यहाँ पे
जैसे क्लास में नहीं कवर कराया गया है तो वो आप लोग डायरेक्टली जो अभी हमने नंबर बताया हुआ है, ये नंबर, इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज करके वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज और ये बता दें कि ये आप चाहे L1 क्लासेस के ऐप पे जाके हमारा कोर्स परचेज करें या ना करें, ये सभी स्टूडेंट के लिए नंबर है जो स्टैटिक्स में कुछ जानना समझना चाहते हैं और जिनको भी स्टैटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, कुछ भी है, तो उन सभी के लिए नंबर होगा कि आप कहीं से भी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप इस नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसका जल्द से जल्द आपको जो है आंसर बताया जाएगा जो भी रहेगा वहां। ठीक है, तो ये नहीं संकोच करिएगा कि यहाँ पे हमने इनका L1 क्लासेस का पेड कोर्स नहीं लिया है इसलिए हमें ये क्वेश्चन शायद ना बताया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल की जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के बाद जो एक्सेप्शन रहेंगे उन एक्सेप्शन को देखेंगे और कुछ एक दो किताबें हैं जैसे प्रसन्ना साहू की किताब है उसमें देखेंगे तो आप लोगों को कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो यहाँ पे बताए गए नियम कानूनों को वायलेट करते हैं और वो क्वेश्चंस कई बार IAS या फिर अदर किसी बड़े एग्जाम में डायरेक्टली जहाँ पे भी रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, अब यूनिट 2 में क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर डेरिवेशन ऑफ काई स्क्वायर टी एफ एंड जेड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बीटा गामा एंड लाप्लास डेंसिटीज बाइनोमियल एंड पॉइसन इंडिसेस ऑफ डिस्पर्सन, ये जो भी मतलब सिलेबस है इसको हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद एस्टिमेशन थियरी की बात आती है, एस्टिमेशन थियरी में सफिशिएंसी फैक्टराइजेशन थ्योरम और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड फिर द बैकग्राउंड ऑफ वीक ऑफ लार्ज नंबर WLLN, फिर इसके बाद बर्नौली थ्योरम एंड CLT फॉर IID, CLT मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम फॉर IID वेरिएट्स अनबायस्डनेस, फिर इसके बाद एस्टिमेशन मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मेथड ऑफ मोमेंट्स, इनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि एक फुल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे और एक फुल क्वेश्चन आपके पास यहाँ से रहता है आपके मतलब एकेडमिक्स में। कभी कभी क्या होता है 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं लेकिन उसमें कोशिश हमें यही रहती है कि एक फुल क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो थ्योरम बताई गई है CLT या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से, यहाँ पर कभी कभी फैक्टराइजेशन थ्योरम को कंसीडर करते हुए 2 क्वेश्चंस भी कर दिए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 50 नंबर का जो भी आपका जितना भी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है 50 नंबर का, या फिर कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी का कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे ये अलग अलग जो है जैसे 75 नंबर का, कहीं 100 नंबर का इस तरीके से पेपर होता है। तो हालांकि उसका टोटल नंबर की हमें चर्चा यहाँ पे नहीं करनी, लेकिन जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, फिर फंडामेंटल कंसेप्ट इंक्लूडिंग पावर फंक्शन, पी वैल्यू, नीमन एंड पियर्सन लेमा, मोस्ट पावरफुल और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ, ये काई स्क्वायर होगा, ये काई स्क्वायर होगा, काई स्क्वायर TF एंड Z डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल टेस्ट बेस्ड अपॉन, ये आगे इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या लिखा गया है। तो हालांकि थोड़ा सा ये सिलेबस छिप रहा है जिसको आपको शायद देखने में तकलीफ हो, तो ये जब PDF दिया जाएगा आप लोगों को, जो L1 क्लासेस का YouTube चैनल है उस पर जितनी भी क्लासेस होंगी उसका L1 क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सारे PDF उस पर डाल दिए जाते हैं, तो आप लोग सारे PDF वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो जब PDF आएगा तो इसमें कटा हुआ नहीं रहेगा, ये टैब का मतलब इस बोर्ड का बटन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर फर्स्ट की चर्चा हुई। अब हम पेपर सेकंड में देखेंगे तो हमारे पास सैम्पलिंग, सबसे पहले अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इस पेपर का नाम है, और फिर उसके बाद यूनिट जो फर्स्ट है इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें सबसे पहले हमें सैंपल सर्वे, कंप्लीट इन्यूमरेशन, नॉन सैम्पलिंग एरर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर एट्रीब्यूट्स,
और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और फिर इसका एडवांटेज, ये सारी चीज़ों की चर्चा हमें करनी है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितना इन्फ्रेंस थ्योरी जो आपका फर्स्ट पेपर बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, जितना आसान है उतना ही सेकंड पेपर लेंदी हो जाता है। लेंदी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, इस तरीके से लेंदी हो जाता है कि बहुत सारे उसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो कोशिश ये की जाएगी कि जैसे अभी पीछे हम जब भी पढ़ाते थे उसमें बहुत सारी कहानियों के माध्यम से ये पेपर पढ़ाया गया है। कहानी इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी राजा रानी की हम कहानी सुनाने वाले हैं, कहानी इन द सेंस कि जो दुनिया में घटित हो रही घटनाएं हैं स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, उन पर हम लोग चर्चा करते हुए, उन पर कहानियां बताते हुए, टॉपिक से रिलेटेड कहानियां बताते हुए हम इस पॉइंट की चर्चा करते हैं या इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। चाहे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के रियल लाइफ में एग्जांपल हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट या विथ रिप्लेसमेंट की चर्चा हो, या फिर आगे इसी में देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और फिर उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग की भी चर्चा है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की चर्चा है यहाँ पर देखेंगे। तो इन सभी स्टैटिस्टिक्स की चर्चा हम लोग करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ में मतलब क्या कि जो दुनिया में हो रही घटनाएं हैं, ऐसा नहीं कि हम उन घटनाओं को देखने जा रहे हैं, वो भूतकाल में घटनाएं हो चुकी हैं, और उन घटनाओं जो घटनाएं पुराने समय में घटित हो जाती हैं, भूतकाल की जो घटनाएं होती हैं, तो हमारे लिए एक तरीके से कहानी ही रहती है, मोटिवेशन रहते हैं। तो उन कहानियों और मोटिवेशंस के माध्यम से हम इस पेपर को पढ़ेंगे तो ये पेपर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर उसके बाद अगले यूनिट पे हम आएंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल अगला यूनिट है, तीसरा यूनिट है। फिर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड प्रैक्टिस, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स एंड लॉट क्वालिटीज, फिर करस्पॉन्डिंग टू विजुअल गॉसियन काउंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ टॉलरेंस लिमिट। टाइप ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब कुछ सैम्पलिंग के इंस्पेक्शन प्लान बताए जाते हैं, उनकी चर्चा होगी यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे जनरल थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट, फिर उसके बाद काज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी कंट्रोल लिमिट, फिर उसके बाद सब ग्रुप समरी ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम कंट्रोल चार्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद ये एक टॉपिक आता है यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्रोल। किसी भी मतलब मान लीजिए कोई भी हमारे पास फैक्ट्री है तो उसके हम आउटपुट को कब कहेंगे हमारा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा, ये फैक्ट्री हमारी लॉस में जा रही है, हमारे कोई बिजनेस लॉस में जा रहा है, कब हम उसको कहेंगे ये हमारा आउट ऑफ क्राइटेरिया है। और फिर उसके बाद इन सब की डिटेल चर्चा होगी विथ एक दो जो कहानियां एग्जाम्पल्स रहेंगे उनके माध्यम से। फिर उसके बाद चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट, फिर एनपी चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट, फिर इसके बाद चार्ट फॉर वेरिएबल एक्स, सॉरी चार्ट फॉर वेरिएबल, और फिर उसके बाद ये वेरिएबल के लिए होता है एक्स बार और आर चार्ट, फिर डिजाइन ऑफ एक्स एंड आर चार्ट, फिर वर्सेस पी चार्ट, कुमुलेटिव सम चार्ट जो भी रहेगा, सी चार्ट जो होता है, वी मास्क, फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सैम्पलिंग प्रॉब्लम ऑफ लॉट एक्सेप्टेंस, स्टिपुलेशन ऑफ गुड एंड बैड लॉट्स, फिर इसके बाद प्रोसीजर ऑफ कंज्यूमर रिस्क, सॉरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिस्क, ये भी यहाँ पे काफी चर्चा होती है, ये आपके वाइवा में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोड्यूसर रिस्क, व्हाट इज कंज्यूमर रिस्क। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब बिजनेस आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि हमारी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर रिस्क क्या है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक मोबाइल की कोई फैक्ट्री है और आप उस फैक्ट्री के सपोज करिए ओनर हैं, तो उस केस में आपको करना क्या होता है कि हमें अपना प्रोड्यूसर रिस्क कम करना होता है। हम जो भी कंपनी में प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोशिश ये करेंगे हम लोग कि उसकी साइज, उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसके फीचर्स कुछ इस तरीके से रखें कि वो फीचर्स हमारे लिए इतने सुटेबल हों कि वो मार्केट में आसानी से एक्सेप्ट हो जाए, मतलब कंज्यूमर के द्वारा आसानी से एक्सेप्ट हो जाए। तो वहां पर हमारे पास प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क दोनों कम रहेगी, और पता लगा हम ऐसे ही मोबाइल या ऐसी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो मार्केट में एक्सेप्टेबल ना हो, तो उस केस में फैक्ट्री को लॉस होता है। तो उस ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे
कि कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इसको कंट्रोल किया जाता है। फिर यहीं पर एक जैसे थोड़ा सा हमें क्या है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम स्टैटिक्स को पॉलिटी और ज्योग्राफी से भी कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। हाँ, अब ये कुछ लोग ये कह सकते हैं कि स्टैटिक्स में पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्या काम। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी का ये काम होता है कि ये टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता है, और जब हम टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे डाउट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। तो जब हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिस्क की हम चर्चाएं करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में हम देखेंगे कि भारत में जैसे कुछ कंपनियां हैं वो फेल कर गई हैं, फिर बाद में उनको किसी और ने खरीदा। जैसे इंडियन एयरलाइंस को देखेंगे, इंडियन एयरलाइंस को जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में थी तब तक वो कंपनी भारत सरकार के लिए डिजास्टर साबित हो रही थी। भारत सरकार ने इसको बेचा, आदरणीय रतन टाटा जी ने उसको खरीदा, फिर अब देखिए कंपनी अच्छे से फंक्शन कर रही, प्रॉफिट में जा रही। तो इस तरीके के रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास क्यों चीजें मतलब यहाँ पे घटित होती हैं, उन सभी के कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिस्क, कंट्रोल चार्ट्स, और फिर इसके बाद समरी ऑफ कंट्रोल चार्ट, आउट ऑफ कंट्रोल क्राइटेरिया, हम इन सब की चर्चा करेंगे वहां पर। ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल और डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होते हैं, फिर ओसी कर्व मतलब ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ एक्यूएल, एवरेज क्वालिटी लिमिट, एलटीपीडी, एओक्यूएल, एवरेज अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन, और फिर एएसएन फंक्शन, रेक्टिफाइंग इंस्पेक्शन प्लान, इन सब की चर्चा करेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास टॉपिक है ये यूनिट 3, ये काफी मतलब एक तरीके से बोरिंग टॉपिक हो जाता है जब आप लोग क्लास में लाइव टू लाइव अगर टीचर इंटरेस्टिंग ना हो। टीचर इंटरेस्टिंग ना होने का मतलब ये नहीं कि टीचर अब नाच के दिखाएगा। टीचर के इंटरेस्टिंग होने का मतलब ये है कि कोई टीचर अगर रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से अगर उन चीजों को नहीं पढ़ा रहा है तो उस केस में बोरिंग ये सब्जेक्ट हो जाता है। और जब ये, मैं ध्यान दीजिएगा कि ये क्लासेस यूट्यूब में होंगी, मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास अभी मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी कुछ देर बाद, लेकिन ये मैं फैक्चुअल आपको बता रहा हूँ कि सबसे जो आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर जब पास आउट होंगे तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे बोरिंग टॉपिक क्या आपको लगा, तो इन्हीं में कोई आप टॉपिक का नाम लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो है क्वालिटी कंट्रोल या वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, या कुछ लोग सैंपलिंग की बात कर देते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम आपको कोशिश करेंगे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको ये बोरिंग टॉपिक ना लगे, और बोरिंग अगर लगा तो समझ लीजिए आपका ये सिलेबस जो है गया। और ये सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी आप किसी डेटा एनालिसिस वाले व्यक्ति से बात करेंगे, डेटा साइंटिस्ट या किसी फैक्ट्री में काम करने जाएंगे, सपोज करिए स्टैटिक्स का आपको ग्राफ या फिर कुछ इस टाइप से चार्ट का अध्ययन करना पड़ गया, तो उसी जगह यहाँ पर इन सब का यूज होता है, और इसका स्कोप एक क्वालिटी कंट्रोल का काफी ज्यादा है। तो इसलिए इसको समझना, इसके एक एक टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल का ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कहानियां सुनने को मिलेंगी, मेरे द्वारा ज्यादा कहानियां बताई जाएंगी। ठीक है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, वो कहानियां जो होंगी वो आपके स्टैटिक्स टॉपिक से रिलेटेड होंगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम कहानी जो है मतलब कुछ अदर टॉपिक से रिलेटेड बताएं। ठीक है। फिर उसके बाद अगला यूनिट है, जो हमारा अगला यूनिट आता है, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स का है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक चीज यहाँ पे सबसे पहले, इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी यूजीसी नेट का पेपर देने जाएंगे, यूजीसी नेट की भी क्लासेस 11 क्लासेस पे चलती हैं, और इसके जो भी यूजीसी के पेपर हो रहे हैं, धीरे धीरे उन पेपर्स का सोल्यूशन भी जो है यूट्यूब पर डाला जा रहा है। तो आप लोग जैसे जो भी इंटरेस्टेड होंगे यूजीसी नेट के एग्जाम में, या फिर जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, जिनका टारगेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना, या फिर किसी अच्छे जो है जगह पे रिसर्च साइंटिस्ट या फिर इस टाइप की चीजें बनना, जहाँ पे मतलब यूजीसी नेट या जेआरएफ की डिग्री अनिवार्य होती है, तो उन एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। और यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका यूनिट है। ये यूनिट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया
और इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो थियरीज हैं अलग अलग राइटर्स की, सॉरी अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस की जो थियरीज हैं, वो थियरीज अगर आपको समझ में आती हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा करंट पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से आपका यूजीसी नेट फाइनल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इन सब का बेस क्या होता है, डेमोग्राफिक डेटा या दैट इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्रूड डेथ रेट, और फिर उसके बाद मोर्टेलिटी रेट, सॉरी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, कंप्लीट एंड एवरेज लाइफ टेबल, फिर कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस, लाइफ टेबल के कंस्ट्रक्शन और यूजेस कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और इसका यूज क्या होता है, फिर मोर्टेलिटी रेट एंड फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। ये भी एक तरीके का प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, मतलब ये आप लोग नहीं समझ लीजिएगा कुछ की अलग है। ये मोर्टेलिटी रेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग जो है थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, और ये जब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। और फिर यूज ऑफ सर्वाइवल टेबल, फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, डिफरेंट टाइप की जो फर्टिलिटीज होती हैं उनका मेजरमेंट करना है। फिर क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक मॉडल फॉर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। तो ये इतने आपके टॉपिक हैं, और इस टॉपिक में देखेंगे तो क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कई बार डेफिनेशन, कई बार इससे रिलेटेड कथन कारण का क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट एजर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर दो स्टेटमेंट दे दिया गया अलग अलग, उसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है उसकी चर्चा, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे इसका करंट में डेटा होता है, करंट में कई रिपोर्ट्स आती हैं। भारत में SRS बुलेटिन आता है, एक NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है, जैसे 5वीं रिपोर्ट अभी आ गई है, कुछ दिनों में 6वीं रिपोर्ट आ जाएगी। तो 6वीं रिपोर्ट जो NFHS 6 का जो डेटा होगा उस पर बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, फिर उस पर रिलेटेड जो भी करंट के टॉपिक रहते हैं, जैसे उसमें CDR, MMR, फिर IMR, इस तरीके से, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब की, फिर डिफरेंट टाइप की जो फर्टिलिटी रेट है, इन सब की चर्चा जो है अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में की जाएगी। और फिर यही टॉपिक जो भी करंट अफेयर्स के होते हैं, करंट से जोड़ते हुए उनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो हाल में पेपर हुआ है उसमें भी देखेंगे तो काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यूजीसी नेट को अगर आपको फाइनल करना है तो आपके बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर की चौथी यूनिट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब कोशिश, ये जो हमारे पास सिलेबस है, ये तो सिलेबस का डिस्कशन हुआ, और ये सिलेबस जो हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, इसमें हमारी जो पहली यूनिट है हम इसकी आज शुरुआत भी करते हैं और कुछ कोशिश करते हैं इस पे चर्चा हो जाए। और इस चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम जितने भी आगे क्लासेस लेंगे, जितने भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए। और हम ये मान लेते हैं कि आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ना के बराबर स्टैटिस्टिक्स पढ़े। देखिए, जब हम मतलब कोई भी टीचर जब जीरो मान के अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता है। तो हम ये मानते हैं कि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ आप लोग पढ़े नहीं हैं, और पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो इस तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने की कि आपको ये तनिक भी जो है डाउटफुल ना लगे, तनिक भी ऐसा ना लगे आपको कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और सर ने जल्दी से पढ़ा के खत्म कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंडम सैंपल फ्रॉम ए गिवन पीडीएफ और पीएमएफ की चर्चा करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात होती है। ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा वहाँ पे आपको स्लाइड के माध्यम से, और बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो मैथमेटिकल पोर्शन है, उसको हम रिटन मतलब तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ जो होता है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि दिस फंक्शन डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात होती है, टू टेक
ऑन ए स्पेसिफिक वैल्यू। Sampling from a PDF involves selecting random sampling from a PDF involves selecting random values according to the distribution defined by the PDF। तो यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक नहीं पढ़े हैं, टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सिलेक्टिंग रैंडम सैंपल या रैंडम सैंपल फ्रॉम ए PDF और PMF। तो PDF या PMF से हम कैसे रैंडम सैंपल को ड्रा करते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे होगी। तो उसकी चर्चा विशेष यहाँ पे होती नहीं, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया जाएगा, जब भी प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस या फिर प्रैक्टिकल के जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे जब उनको सॉल्व करवाया जाएगा, तो वहाँ पर कुछ कमांड होते हैं, उन कमांड के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ से पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से इनके पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, और फिर उसके बाद ओके का बटन दबाना है। फिर उसके बाद आपके पास एक पॉपुलेशन जनरेट होके आ जाएगी। फिर उस पॉपुलेशन जितनी बार जनरेट करेंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी बार जनरेट करेंगे उतनी बार पॉपुलेशन डिफरेंट आएगी। तो इसलिए जब भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जब भी हम एक पॉपुलेशन जनरेट करें, ऐसा नहीं कि हम जनरेट करेंगे तो अलग पॉपुलेशन आएगी, आप जनरेट करेंगे तो अलग पॉपुलेशन आएगी, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को होना चाहिए। और जब भी हम रिजल्ट की चर्चा करेंगे तो भले ही पॉपुलेशन हम लोगों की डिफरेंट हो, रिजल्ट हमारा हमेशा हम लोगों का सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास टॉपिक रहेगा उसकी हम लोग चर्चा परिचर्चा वहां पर करेंगे। ठीक है, फिर पीएमएफ में इसी तरीके से है। पीएमएफ में क्या होता है कि दिस फंक्शन डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात इसमें चर्चा ये होती है कि हमारे पास हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को कब हम कहेंगे कि हमारे पास ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की चर्चा यहां पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सबसे पहली बात वेरिएबल होते हैं, और दो वेरिएबल मतलब किसी वेरिएबल को दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, और एक उसमें होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यही चर्चा कर लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब सिर्फ इतना आप लोग एक लाइन में समझिएगा कि रैंडम वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसी यूनिट या एक ऐसा कुछ वेरिएबल जो रैंडम वैल्यूज को टेक करे। किसी भी जो अगर हमारे पास आउटपुट या कुछ लिमिट हमारे पास अगर दी गई है तो उस लिमिट में, या लिमिट नहीं दी गई है तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उस सेट में वो कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट अगर नहीं डिफाइंड है तो सेट अगर नहीं डिफाइंड है तो हम यूनिवर्सल सेट की इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, और अगर सेट डिफाइंड है तो उसी को हम उस पीडीएफ का या फिर उस टॉपिक का या फिर जो वेरिएबल हमारे पास है जिसकी चर्चा हो रही है XYZ T जो भी कहिए आप उसको, उसके लिए हम वो सैंपल स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल डिस्क्रीट कब होगा कि a random variable x is said to be discrete random variable if it takes distinct values in the sample space, या इसी को आप लिख कर सकते हैं गिवन रीजन। सॉरी, हाँ गिवन रीजन। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड व्हाइट से ब्लैक हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो गिवन रीजन
तो ये गिवन रीजन की बात हो गई कि जब हमारे पास कोई सैंपल स्पेस या हमारे पास गिवन रीजन हो और उसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल x डिस्क्रीट वैल्यूज टेक करे, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कहा जाए कि हमारे पास x एक हमारे पास सेट है और ये डिफाइंड है 1 2 3 4 अप टू 9 तक, मतलब क्या कि 1 to 9 जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं उन नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा अलग अलग वैल्यूज टेक कर रहा, तो इस वेरिएबल को हम कहेंगे ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x सच दैट x बराबर 1 2 9, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। तो कुछ लोग ध्यान में रखिएगा कि मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको सेट थियरी का नॉलेज ना के बराबर है, आपको रैंडम वेरिएबल्स या फिर इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं। जो लोग पढ़े हैं वो वीडियो की स्पीड बढ़ा के या वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी यहाँ पे पढ़ाना जरूरी हो जाता है कि हम इसको कब डिस्क्रीट कहेंगे, कब कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, कब किसको कैसे लिखेंगे। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के फॉर्मेट में देखें, इस फॉर्मेट में लिख दिया गया तो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया गया है, क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है फिर। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, ए रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस random variable if it takes any value in the sample space or given region। ठीक, गिवन रीजन। तो ये आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डिफिनीशन हो जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे लिखा जाए x इज इक्वल टू x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 से 1। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो x ये रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर पॉसिबल हैं उन सभी की वैल्यूज यहाँ पे रैंडम तरीके से टेक कर सकता है। 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होगा तो हम इसको कहेंगे ये हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारे पास किसी भी फंक्शन को हम पीडीएफ कब कहते हैं। ठीक है, ये पीएमएफ कब कहते हैं। तो यहां पर इसको हेडिंग डालिएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसी को पीडीएफ कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम कैसे, इसकी डिफिनीशन क्या है, ए फंक्शन f(x) is said to be
PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ एंड ओनली। ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में फंक्शंस डिफाइंड है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम हर फंक्शन को PDF नहीं कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को ही कहते हैं, और उनके लिए कुछ कंडीशंस होती है। यहाँ पर वो कंडीशंस क्या है, हम उनकी यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी फंक्शन को हम PDF कब कहेंगे उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। कैसे? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x lies between x to x plus डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा, ठीक है। इस फंक्शन को जो इस तरीके से डिफाइंड होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन PDF होगा जब हमारे पास ये पहली कंडीशन हमारी होल्ड करे। क्या? कि f ऑफ x is greater than or equal to 0 for each x। मतलब हमारे कहने का कि f ऑफ x हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती। जब प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती तो उसका फंक्शन कैसे निगेटिव हो सकता है? तो इसलिए यहाँ पर जो x की रेंज है उसकी रेंज में फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इसकी लिमिट क्या है? दूसरी लिमिट क्या है, सॉरी दूसरी कंडीशन क्या है? इसमें क्या है कि फंक्शन जो हमारे पास f ऑफ x है इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, तीसरी कंडीशन पूरी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि इन्फिनिटी, मतलब इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। हम पहले आपको बताए थे कि जब हमारे पास सैंपल स्पेस डिफाइंड रहेगा तो स्पेस की चर्चा करेंगे, या x की लिमिट जो PDF की डिफाइंड रहेगी उसकी चर्चा करेंगे। और अगर नहीं हमारे पास डिफाइंड रहेगा तो हम पूरे यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पर मानेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब जितने भी नंबर पॉसिबल हैं इस पृथ्वी पे उन सभी में पूरी रेंज में इसका जो जब हम इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास तीन कंडीशंस अगर होल्ड कर रही हैं तो हम उस फंक्शन को यहां पर कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो fx डिफाइंड है वो हमारा PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि हर एक फंक्शन को हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फंक्शन तो हमारे पास डिफाइंड होते हैं। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हजारों फंक्शन है, उन हजारों फंक्शंस में काफी मतलब सैकड़ों की संख्या में ऐसे फंक्शन होंगे जो हर एक x के लिए ग्रेटर देन 0 होंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे, ज्यादातर फंक्शन ऐसे होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। तो डिफरेंशिएबल और fx ग्रेटर देन 0 ये तो बहुत सारे फंक्शंस के लिए होल्ड करता है, लेकिन हम उनको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं कहेंगे। कब तक? जब तक ये कंडीशन हमारी ना होल्ड कर जाए, ठीक है। पूरी रेंज में उसकी हमारे पास जब उसका हम इंटीग्रेशन करें, जो भी उसके पास PDF की हमारे पास रेंज दी गई है, जब हम उसका इंटीग्रेशन करें तो उसका इंटीग्रेशन अगर 1 आ रहा है तभी हम उसको कहेंगे ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि ये सिलेबस थोड़ा सा आपका फर्स्ट ईयर का चल रहा है, ज्यादातर चीजें आपको फर्स्ट ईयर में पता होंगी, तो इसलिए आप लोगों को जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से उनको धन्यवाद, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको अच्छे से पढ़ना है। जो पढ़े होंगे
वो वीडियो को तेजी से बढ़ाते हुए, तेजी से मतलब स्पीड में करके देखेंगे ताकि उनका समय बचे। और जो लोग यहाँ पर नहीं पढ़े होंगे उनको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम चाहते हैं कि जहाँ भी आपका मतलब जो भी आपका एग्जाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, तो उसमें 80% प्लस आपके नंबर आए। 70 to 80% प्लस नंबर जाने चाहिए हर एक स्टूडेंट के। ठीक है, 100% की गारंटी तो मैं भी नहीं लेता, क्योंकि 100% जो है हम खुद ही नहीं पाए। तो हम 100% की गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन 70 to 80% जहाँ पर आप अगर 70 to 80% आप यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में नंबर पा जाए तो उसमें कई दशकों का रिकॉर्ड आप तोड़ देंगे। 50% पे आप तो टॉपर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें परसेंटेज पे नहीं, नॉलेज पे फोकस करना है। आपका परसेंटेज कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन नॉलेज कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको पहली ही क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़िए। डायरेक्ट कॉल करके आपको सारी चीजें पूछ सकते हैं जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोट में देखिए, नोट में अगर हमें मान लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना हो, समथिंग मान लीजिए कि हमारे पास कोई इवेंट है ई, इस इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपने एफ एक्स एक्स को इंटीग्रेट करते हैं किस रेंज में, जो हमारे पास सैंपल स्पेस की रेंज होगी और जो हमारी प्रोबेबिलिटी की रेंज होगी, दोनों के इंटरसेक्शन में। यस, यस का मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की रेंज क्या है, जो पीडीएफ की रेंज होगी। यस यहाँ पर लिखा गया है सैंपल स्पेस के लिए, या रेंज ऑफ एक्स, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल की रेंज होगी। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेशन अगर हमें निकालना हो किसी भी इवेंट का, या सॉरी किसी भी हमारे पास एक्स वाई जेड का जो भी हमें फंक्शन निकालना हो, यहाँ पे सपोज करिए हम जी एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अपने यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास है जी एक्स, इसका हम अगर एक्सपेक्टेशन निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या होता है कि पूरे पूरे सैंपल स्पेस नहीं डिफाइंड है, पूरे यूनिवर्सल सेट, उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं अपने फंक्शन को इस gx से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, ये हमारा gx हुआ इनटू fx dx। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, ये इतना डिफाइंड होता है। सिमिलर केस पीडीएफ पीएमएफ के लिए भी है, बस वहां पर इंटीग्रेशन समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसी को पीएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से वही चीजें यहाँ पर सेम चीजें रिपीट होंगी कि फंक्शन, इसको यहाँ पर जनरली पी एक्स से लिखते हैं, इज said to be PMF if and only if। इसके लिए भी क्या कंडीशन होगी कि जो हमारे पास कंडीशन लिखी गई है पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स। दूसरी कंडीशन पी एक्स इज डिफरेंशिएबल, और तीसरी कंडीशन कि समेशन एक्स बराबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पी एक्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स, इसका मान 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगी
तो हमारा ये पीएमएफ कहलाएगा। और फिर इसके बाद नोट में पहला नंबर कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट ई का निकालना है तो यहाँ पर किस पॉइंट पे हम समेशन लगाएंगे, यस इंटरसेक्शन ई। सैंपल स्पेस या पीडीएफ की रेंज और जो इवेंट हमारे पास ई है उसका इंटरसेक्शन रहेगा। और यहाँ पर कंटिन्यूअस केस में समेशन इंटीग्रेशन होता है और डिस्क्रीट केस में यहाँ पे समेशन होता है। और दूसरे में क्या है कि हमारे पास अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालना चाहें किसी भी फंक्शन gx का तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी लिमिट रहेगी x की मतलब क्या कि x बराबर -∞ to ∞ gx और tx। ये हमारे पास इस तरीके से एक्सपेक्टेशन डिफाइंड होगा और ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए हुआ कि हमारे पास जो भी मतलब पीडीएफ या पीएमएफ है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ी सी फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, आप लोगों को हो सकता है बोरिंग लग रही हो, और बोरिंग इन द सेंस ये होना चाहिए कि अगर आप पढ़े हैं तो इसको वीडियो को चाहे स्किप कर सकते हैं और नहीं तो स्पीड में बढ़ा के इसको देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के। और जो लोग नहीं बीएससी फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, उनको ये सारे वीडियोस देखने हैं और सारे वीडियोस देखने हैं। और उसके बाद जो है मतलब हम आगे जब सिलेबस इसका स्टार्ट करेंगे तो इन सिलेबसेस की चर्चा होगी फिर वहाँ पर जो आपका सिलेबस है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पर देखेंगे। तो जो हमारे पास दूसरा टॉपिक ये फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा के बाद हम लोग आगे कोशिश ये करेंगे कि इस पर कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं और जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो ध्यान में रखिएगा कि इन्फ्रेंस थियरी से रिलेटेड रहेंगे और जो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं ये ध्यान में रखिएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में सिंपल किसी भी इक्वेशन का आपको लिख दिया गया कि एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर लिख दिया गया कि 2x है और x की लिमिट लिख दी गई 0 से 1 है। सर ये थोड़ा सा ज्यादा करीब हो गया। ये 2x है और यहाँ पर x की लिमिट लिख दे रहे हैं 0 से 1 है, 0 अदरवाइज। फिर उसके बाद यहाँ पर कह दिया गया 2x + 1 का 3x + 1 का 8x + 1 का e⁻⁻x का पीडीएफ फाइंड आउट करिए। आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन हम इस पर देखेंगे क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी की छुट्टी बिता के आए होंगे तो जिनको सब भूल गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले एक आध क्वेश्चन सिंपल वाला करेंगे, किस तरीके से हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन हल करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये जो नियम कानून इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस बताया जाता है कि नॉर्मली y का पीडीएफ जब आप लिखने जाएं तो एफ ऑफ एक्स जी इनवर्स y, फिर उसके बाद मॉड ऑफ dx/dy, फिर यहाँ पर रेंज ऑफ y। ये जो फार्मूला आप लिख देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए थोड़ा सा रेंज अलग हो जाती है, इसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये दोनों फार्मूले कहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं यहाँ, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ये वायलेट कर जाते हैं। तो उस केस में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास उस केस को भी हम डिस्कस करें या उन क्वेश्चंस को भी हम अच्छी तरीके से देखें जहां पर इनका एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो बाकी के लिए L1 क्लासेस का ये L1 क्लासेस मतलब लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। लर्निंग फर्स्ट क्लासेस मतलब क्या कि आपके लिए लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना सीखते रहिए L1 क्लासेस के साथ। फिर इसके बाद आपका ये यूट्यूब चैनल है @L1 क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर
ये हमारा नंबर है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।